देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ आपके सामने मौत दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, जिस राज्य के अंदर 320 से ज्यादा संगठन आरएसएस के साथ मिलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है, उसी राज्य से ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों, जहां पर बीजेपी को कांग्रेस ने नंबर 3 पर धकेलते हुए चुनाव जीत लिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेताओं में आपस में ही भिड़ंत करवा रहे हैं। अखिलेश यादव बताएंगे ऐसा कौन सा उन्होंने बयान दे दिया कि बीजेपी के लोग अपने ही सहयोगी मंत्री को उल्टा सीधा बोलने लगे और 5 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए मंत्री के पोस्ट से हटाने तक की धमकियां दी जा रही है। दोस्तों इसी के साथ में बीजेपी के सहयोगी पार्टी के नेता और उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी के भरोसे एक अधिकारी को दे डाला धमकी और अगले ही दिन हो गई उनके समर्थकों के ऊपर बड़ी कार्रवाई। बताएंगे कैसे उल्टा दाव पड़ चुका है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बताएंगे कैसे अमेरिका ने भारत के साथ ट्रेड को लेकर एक ऐसा बयान दिया है दोस्तों, जिससे बीजेपी है बैकफुट पर और पूछे जा रहे हैं कई सारे सवाल। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बीजेपी और संघ वालों के लिए, क्योंकि इन्हें नेता ही नहीं मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पिछले लगभग 3 साल से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग बार बार कहीं ना कहीं कोई ना कोई बैठक करते रहते हैं। दोस्तों सैकड़ों संगठन को बुला बुलाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन अभी तक एक नेता ऐसा नहीं मिला जो इन्हें भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आए। और इसीलिए पूरी बीजेपी और आरएसएस के लोगों के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी चुनौती है बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि बार बार बैठक करते हुए बार बार इनकी बैठकें ही फेल हो जा रही है। ऐसी ही एक बैठक राजस्थान के अंदर बुलाई गई, जिसमें 3 दिवसीय बैठक में संघ के प्रमुख मोहन भागवत, जेपी नड्डा समेत 320 प्रतिनिधियों को शामिल करवाया गया। दोस्तों आरएसएस के अखिल भारतीय समन्वय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मोहर लगने की चर्चाएं मीडिया में चल रही है दोस्तों, लेकिन ऐसी इतनी बैठक हो चुकी है कि अब कोई उम्मीद ही नहीं है कि भाजपा का अध्यक्ष कभी चुना भी जाएगा। हालांकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी सफलता तब मिली जब पार्टी ने, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिस राजस्थान के अंदर बैठक कर रही है दोस्तों, उसी राजस्थान की राजधानी जयपुर के चुनाव में जीत हासिल की है। दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्शन के रिजल्ट सामने आए, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भानु सैनी को लगभग 1358 वोट मिले दोस्तों, जबकि दूसरे नंबर पर सीमा मीणा रही जिनको 1299 वोट मिले, जो निर्दलीय मैदान में उतरी हुई थी। तीसरे नंबर पर बीजेपी का उम्मीदवार था दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां पर तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां पर अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत गया। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी जयपुर से यह जुड़ा पूरा मामला है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बैठकर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके मैसेज देश भर से अब सामने आने लगा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा से पहले राहुल गांधी के द्वारा जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया गया है, उसका व्यापक असर देखने को मिला है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही तरीके का जोश, और जिसके कारण चुनाव के नतीजे भी धीरे करके कांग्रेस पार्टी की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अपने ही सहयोगी के साथ धोखेबाजी कर गई भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, जिसके कारण बीजेपी के ही सहयोगी उप मुख्यमंत्री का मुंह तक बन गया। दरअसल हुआ ये कि महाराष्ट्र के सोलापुर के अंदर कुछ लोग अवैध खनन कर रहे थे दोस्तों, जिन्हें रोकने के लिए वहां पर डीएसपी पहुंच जाती है। डीएसपी ने उन्हें रोका तो इसके बाद फोन सीधा अजित पवार को मिला दिया गया दोस्तों। अजित पवार क्योंकि उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, तो उन्होंने डीएसपी को धमकी देते हुए कार्रवाई तक की बातें बोल दी। इसके बाद डीएसपी ने कहा कि मुझे मेरे फोन पर बात करिए, तब मैं मानूंगी कि आप डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल हो गया कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पहचानने से मना कर दिया डीएसपी ने। इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी। रवीश कुमार की ओर से इस मुद्दे को उठाया गया और कहा गया कि ये खबर वायरल है, सबने देखा, क्या कोई कार्रवाई हुई? उन्होंने ये सवाल पूछा आगे, वो कहते हैं कि क्या आईपीएस संघ ने इसकी निंदा की कि एक आईपीएस को उप मुख्यमंत्री के द्वारा धमकी दिया जा रहा है, हड़काया जा रहा है। अवैध खनन की शिकायत पर कार्रवाई करने से सीधा उप मुख्यमंत्री फोन करके लोगों को रोक रहे हैं। रवीश कुमार आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। प्रधानमंत्री को एक ही बात कहनी चाहिए कि भारत तो स्वर्ग बन गया है, यानी सीधा यही बोल दो कि भारत स्वर्ग बन गया है। ये सब बोलने की क्या जरूरत है कि भ्रष्टाचार कम हो गया और इस तरीके की बातें। कुल मिलाकर दोस्तों रवीश कुमार ने इस पूरे मुद्दे को उठाया सोशल मीडिया पर, तो इसके बाद बीजेपी सरकार पर दबाव बना दोस्तों कि इस तरीके से तो सरकार की इमेज खराब हो जाएगी कि खनन करने दिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा, और ऊपर से बीजेपी सरकार का उप मुख्यमंत्री फोन करके अधिकारियों को हड़का रहा है, एक्शन लेने से रोक रहा है। तो इसके बाद बीजेपी ने आनन फानन में मामले पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन डैमेज कंट्रोल करते करते एनसीपी के कार्यकर्ताओं में मैसेजिंग हो गई कि उनके नेता अजीत पवार की कोई पावर नहीं है महाराष्ट्र सरकार में, वो अपने कार्यकर्ताओं को
बचा भी नहीं सकते। दरअसल हुआ ये दोस्तों की अगले ही दिन 10 से 15 एनसीपी के इन नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, जो लोग अवैध खनन में संलिप्त थे, उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया, केस दर्ज किया गया। जैसे ही पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर दर्ज किया दोस्तों, तो अजित पवार अपने कार्यकर्ताओं की नजर में गिर चुके हैं। अब जो कार्यकर्ता फोन लगाकर उप मुख्यमंत्री से बात कराकर सोच रहे होंगे कि उनकी बातचीत आगे बढ़ेगी और डीएसपी कार्रवाई नहीं करेंगी, उल्टा अब उन्हीं लोगों पर मुकदमा हो गया और अजित पवार कुछ कर नहीं पा रहे दोस्तों। यानी कुल मिलाकर अजित पवार पर भरोसा करने वाले कार्यकर्ताओं को तगड़ा झटका है। अगर आप भी मानते हैं कि इससे इन कार्यकर्ताओं की उम्मीद टूट गई है कि अजित पवार इनको बचाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि यह क्लियर मैसेज बीजेपी ने एक तरीके से अजित पवार को दिया है कि उनकी कुछ नहीं चलेगी सरकार में, आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी और आरएसएस की लगातार चल रही बैठकों को लेकर गोदी मीडिया वाले भी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इन बैठकों का फायदा क्या हो रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर सामने आता ही नहीं है, उसका नाम ही सामने नहीं आता दोस्तों। लेकिन बीच बीच में नाम को लेकर कोई ना कोई सिगुफा छोड़ा जाता है दोस्तों। ऐसा ही एक नाम अब आगे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेता, दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का नाम आगे चल रहा है दोस्तों। पुरुषोत्तम रूपाला मोदी और शाह के करीबी नेता है दोस्तों, आरएसएस के भी भरोसेमंद माने जाते हैं। तो ऐसे में दोनों मिलकर तय कर रहे हैं कि इनका नाम आगे रखा जा सकता है। तो इस तरीके से और भी कई चर्चाएं हैं दोस्तों, कई नामों पर अभी तक चर्चा हो चुकी है। गोदी मीडिया की माने तो ये कम से कम 15वां-16वां नाम होगा दोस्तों, जिसे लेकर चर्चा चल रही है। अगर आप भी मानते हैं कि ये केवल लोगों को घुमाने फिराने वाली बातें हैं, यानी लोगों को ये बताने के लिए कि बातचीत हो रही है, तो कुछ निकलकर भी सामने आ रहा है, ये नाम ले लीजिए, अगला नाम ले लीजिए, लेकिन सबको पता है कि जब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सामने नहीं आएगा, सबको पता है कि ऐसा ही खींचातानी चलती रहेगी और इतनी जल्दी ये सब सॉल्व होने वाला नहीं है। जो भी आपकी राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन की ओर से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मंत्री को ही नोटिस थमा दिया गया है दोस्तों। दरअसल एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की ओर से योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर को कानूनी नोटिस भेजा गया है दोस्तों। नोटिस भेजने वाले वकील सिद्धार्थ शंकर दुबे और अनिमेश उपाध्याय के माध्यम से इस नोटिस में कहा गया है कि मंत्री राजभर ने 3 सितंबर 2025 को एबीवीपी जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन और कार्यकर्ताओं को गुंडा कहकर बुलाया था। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। अगर वो 5 दिनों के अंदर माफी नहीं मांगते तो फिर उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा और जन आंदोलन को तेज किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, राजभर को डराने के लिए 5 दिनों का ये नोटिस है। ऐसे में ओपी राजभर को हटाने की मांग करते हुए एक और बीजेपी का नेता मैदान में कूदा है। दरअसल दोस्तों, पूर्व सांसद और कल्याण सिंह सरकार में कारागार मंत्री के तौर पर काम कर चुके बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिनारायण राजभर को ओम प्रकाश राजभर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सुना गया है दोस्तों। उन्होंने हरिनारायण राजभर ने कहा है कि ये बेहद खेदजनक बयान उन्होंने दिया है। स्वयं राजभर परिवार पर उग्रवादी भाषा बोलने के आरोप लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उनके दोनों बेटे खुलेआम समाज को भड़काने वाला बयान देते हैं। ओपी राजभर की भूमिका से बीजेपी की छवि को धक्का लगा है। कुल मिलाकर दोस्तों, योगी सरकार के मंत्री को लेकर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी सामने आकर बोलने लगे हैं। हरिनारायण बीजेपी के नेता कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा आज केवल परिवार तक सीमित रह गई है। उसके इस रवैये से बीजेपी की बदनामी हो रही है। अगर उनमें थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता यानी कल्याण सिंह सरकार के टाइम के नेता इस तरीके से अब ओपी राजभर से इस्तीफा मांगने लगे हैं दोस्तों। यानी बीजेपी जोरदार तरीके से दबाव में है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आखिरकार जगदीप धनखड़ को कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक के तौर पर मंजूरी मिल गई है दोस्तों। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को राजस्थान की विधानसभा सचिवालय ने पूर्व कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर मान्यता देते हुए पेंशन मंजूर कर दी है। यानी धनखड़ साहब ने इस बात की मांग की थी कि उनको कांग्रेस पार्टी की टिकट पर 1993 से 98 के बीच में जो विधायक थे उसकी मान्यता दी जाए और उसके तहत पेंशन की राशि भी उपलब्ध करवाई जाए, और तब जाकर अब विधानसभा ने फैसला ले लिया है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक के तौर पर अभी आगे जाने जाते रहेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये अच्छी बात है कि उनकी वापसी हो रही है, अपने आप को कांग्रेस पार्टी के विधायक के तौर पर पहचान दिलवा रहे हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर निर्मला सीतारमण के अर्थशास्त्री पति पराकल प्रभाकर बोले, कहा मोदी सांप्रदायिकता और विभाजनकारी फैसले के अलावा अर्थशास्त्र में शून्य है। यानी उन्हें इकोनॉमी के बारे में कुछ अता पता नहीं है। उनको केवल सांप्रदायिकता और विभाजनकारी फैसले लेने में अच्छा लगता है और वो वही फैसला ले सकते हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ नया नहीं कर सकते। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी
अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्ट्री से जुड़े हुए सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने एक बयान दिया है दोस्तों। वो कहते हैं कि भारत अगले कुछ महीनों के अंदर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेगा। वो कह रहे हैं कि भारत जल्द ही झुकने वाला है। इस तरीके का बयान एक इंटरव्यू के दौरान देते हुए माफी मांगेगा भारत, ये बोल रहा है ट्रंप का कॉमर्स सेक्रेटरी। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भारत सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की ओर से अमेरिका को टैरिफ का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाए जा रहे ताकि वो लिमिट में रहे और इस तरीके की बातें ना बोले। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी सरकार की विदेश नीति इस तरीके की है कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लग चुका है, अमेरिका ने लगा दिया है और अभी भी अमेरिका लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। दोस्तों दो शब्द इस तरीके की अमेरिका की बयानबाजी और भारत सरकार में खासकर बीजेपी सरकार के द्वारा कोई जवाब नहीं दिए जाने पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों, और कुछ राय हो आपकी तो भी लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अखिल भारतीय मतुआ महासंघ ने तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा की सांसद महुआ मोइत्रा के द्वारा समुदाय के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ममता बनर्जी को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों दरअसल पश्चिम बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे मतुआ समुदाय बोला जाता है और उनके एक संगठन मतुआ महासंघ बंगाल ने मतुआ संप्रदाय के प्रति तृणमूल कांग्रेस की सांसद के बयान पर आपत्ति जाहिर की है। दोस्तों महुआ मोइत्रा ने एक बयान दिया था, उन्होंने जनसभा के दौरान मतुआ समुदाय के मतदाताओं के बीजेपी के प्रति झुकाव को लेकर तंज कसा था। दोस्तों महुआ मोइत्रा ने कहा था कि पूरे साल तृणमूल कांग्रेस के साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो फिर पारंपरिक हिंदू की तरह भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल देते हैं। इस तरीके से जो बयान दिया गया दोस्तों उसे लेकर नाराजगी जताई जा रही है। कुल मिलाकर मतुआ समुदाय का वोट ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी को मिल रहा है दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस को भी अच्छा खासा मिलता है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के सांसद के द्वारा यह बयान देना समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगा और इस पर कहीं ना कहीं जो प्रतिक्रिया दी गई है वैसे ही प्रतिक्रिया होनी चाहिए दोस्तों। वैसे भी पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव होने वाले हैं तो मतुआ समुदाय के लोगों की चिंताओं को दूर करके उनको साथ में रखा जा सकता है। किसी समाज से ये कह देना कि आप उधर बीजेपी को वोट दे देते हो इसलिए उस समाज पर तंज कसना ये गलत बात है। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि मतुआ समुदाय के लोग बीजेपी को केवल इसीलिए वोट देते थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि 1971 के बाद जितने भी भारत में आए हैं उन्हें लेकर जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता का मामला है उसे सॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बीजेपी केवल घुमा ही रही है और यही बड़ा कारण है कि मतुआ समुदाय के लोग धीरे धीरे करके तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष की ओर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बीजेपी के लोग पूरे बिहार के चुनाव की संरचना बना रहे हैं। दोस्तों दरअसल इससे पहले अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेताओं ने रणनीति बनाते हुए बिहार बंद का आह्वान करवाया था दोस्तों, और बिहार में एनडीए गठबंधन के लोगों ने जोरदार तरीके से बवाल करते हुए नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने का बखेड़ा खड़ा किया था दोस्तों, जिसके कारण बिहार के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा और बीजेपी के लिए मुद्दा एकदम रिवर्स पड़ गया दोस्तों। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी फिर से नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में कई कार्यक्रम करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन जो 17 सितंबर को है दोस्तों, जब प्रधानमंत्री 75 साल के हो जाएंगे और पुराने दावे के अनुसार यानी जो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी पॉलिसी थी कि 75 से ऊपर वालों को मार्गदर्शक मंडल में भेज देना है, तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर के बाद मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाना चाहिए। अगर बीजेपी में नियम सबके लिए एक जैसे लागू होते हैं तो ऐसे में बीजेपी वालों को नरेंद्र मोदी के विदाई के कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए था दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर सेवा पखवाड़ा करने जा रही है, यानी 15 दिनों का कार्यक्रम होगा जिसे सेवा पखवाड़ा नाम दिया गया है। 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी के जन्म से लेकर नरेंद्र मोदी के जन्म 17 सितंबर तक ये कराया जाएगा दोस्तों। कुल मिलाकर बिहार में नरेंद्र मोदी के नाम पर उन्हें लग रहा है बीजेपी वालों को कि वोट उनके पक्ष में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि 20 साल की सरकार ने क्या किया इसका जब सवाल उनसे पूछा जाता है भाजपाइयों से तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो सोच रहे हैं कि मोदी की तस्वीर दिखाकर फिर से वोट मांग लेंगे। लेकिन बिहार के लोगों ने जब लोकसभा चुनाव में इस बार नरेंद्र मोदी को लोकसभा में वोट देने से हाथ पीछे खींचे हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में तो क्या हाल होगा ये तो सबको पता है। जैसा कि 2014 में बीजेपी को एक तरफा लोगों ने समर्थन किया बिहार में, बाद में 15 में हरा दिया, उसके बाद 19 में एक तरफा समर्थन किया और 20 में लगभग बराबरी का आंकड़ा था दोस्तों। विपक्ष ने अच्छा फाइट दिया था और मात्र 5-6 सीटों से विपक्ष सत्ता में आने से रह गया था। और अब सोचिए जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का इतना बुरा हाल हो गया है तो विधानसभा में क्या होगा। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस के लोगों ने एक नया टर्म बनाया है दोस्तों। इस टर्म का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री मोदी और नितिन गडकरी के बेटे दोनों पर निशाना साध रही है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने एक तस्वीर बनाई है जिसमें पोस्टर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और नितिन गडकरी के बेटे की तस्वीर है दोस्तों, और लिखा हुआ है चाचा भतीजा। और इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने लिखा कि मोदी सरकार में लूट की दास्तां है ये, और लूट अस एंड E20 प्रेजेंट प्रोड्यूस बाय सियान अनलिमिटेड और डायरेक्टेड बाय नितिन जी, यानी एक मूवी है जिसमें नितिन गडकरी इस मूवी को डायरेक्ट कर
रहे हैं और चाचा भतीजा दोनों को फायदा मिल रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी जो E20 का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया है, यानी भारत के अंदर जितनी भी गाड़ियों में पेट्रोल डल रहे हैं दोस्तों, वो पेट्रोल प्योर 100% पेट्रोल नहीं होगा, बल्कि उसमें से 20% पेट्रोल निकालकर उसकी जगह पर एथेनॉल डाला जाएगा, जिसे गन्ने के जूस से बनाया जाता है दोस्तों, गन्ने से शुगर केन से बनाया जाता है। और लोगों की दिक्कत यह है दोस्तों कि दाम भी कम नहीं किए गए, यानी पेट्रोल 20% कम कर दिया गया लेकिन दाम कम नहीं किए गए। और जो एथेनॉल बेचा जा रहा है उसमें कई सारी कंपनियां हैं दोस्तों, और एक ऐसी कंपनी है जो नितिन गडकरी के सीधे बेटे से जुड़ी हुई है दोस्तों, बल्कि कई सारे ऐसी कंपनी होने के दावे सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। कुल मिलाकर नितिन गडकरी भी अब बुरी तरीके से सवालों के लपेट में आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इससे पहले अमित शाह के बेटे और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस तंज कसती थी, अभी एक नया प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा जा रहा है, भतीजा यानी नितिन गडकरी के बेटे को लेकर। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुछ बीजेपी के ऐसे पदाधिकारी होते हैं जिनको लगता है कि वो मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद अगर बीजेपी के साथ में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से कुछ बड़ा फायदा मिलेगा। ऐसे ही एक नेता थे दोस्तों, हाल फिलहाल में नेता बने थे, बल्कि कार रेसर थे, अलीशा अब्दुल्ला। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया है दोस्तों, और तमिलनाडु के नेता ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी और पूरे प्रदेश के अध्यक्ष के अन्नामलई से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया था। अलीशा ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि भारत की एक प्रसिद्ध खेल हस्ती होने के नाते मुझे बहुत निराशा हुई है। मैंने इस पार्टी के लिए 3 साल दिन रात कड़ी मेहनत की और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी ने पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी दोस्तों, उसमें इनको कोई पोस्ट नहीं मिला। उन्होंने कहा 3 साल तक इंतजार करने के बावजूद बीजेपी ने मेरी मेहनत को नहीं पहचाना, और आगे वो कहते हैं कि इससे साबित हो गया है कि मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। दुख की बात है कि मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई है। धीरे धीरे करके तमिलनाडु के अंदर एनडीए गठबंधन और दूसरी ओर बीजेपी भी ढहती चली जा रही है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम में भारतीय जनता पार्टी ने बीटीआर के चुनाव में भू माफिया कहे जाने वाले रमन मदाही के कोकला बारी से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है दोस्तों। रमन ने 2023 में पुलिस के ऊपर गोलीबारी की थी, उसमें उसे भी गोली लगी थी, और उसके पुराने वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं दोस्तों। यानी ऐसी हरकतों में शामिल व्यक्तियों को ये बीजेपी ने जिम्मेदारी दी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा रही है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे मामले पर, अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं इससे बीजेपी और ज्यादा एक्सपोज हो गई है क्रिमिनलों को टिकट देने से जुड़े मामले को लेकर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेठी के अंदर यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शुभम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संग्रामपुर कोतवाली का रुख किया है दोस्तों। कांग्रेस के लोगों ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के विरोध में एफआईआर दर्ज करवाई है। शुभम सिंह ने राहुल गांधी अमेठी के बेटे हैं ये बयान देते हुए कहा कि उनके साथ पूरा का पूरा अमेठी अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, यानी परिवार का सदस्य राहुल गांधी को मानता है, और ऐसे में राहुल गांधी के प्रति उल्टा बयान देना ये पूरे के पूरे अमेठी के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना और अमेठी के लोगों की भावना को ठेस पहुंचाने से जुड़ा मामला है, इसीलिए कार्रवाई की जानी चाहिए। आरोप लगाया गया है कि बीजेपी और आरएसएस के कुछ लोग फेसबुक पर राहुल गांधी के खिलाफ उल्टा सीधा लिख रहे हैं दोस्तों। अब तक राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी कुछ खास बड़ा एक्शन लेती नहीं थी, पार्टी के लोग इग्नोर कर देते थे, तो उल्टी सीधी बातें जमकर सोशल मीडिया पर बोली जा रही थी। लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी ने अब एक्शन लेना शुरू किया है दोस्तों, तो उसका कुछ असर तो देखने को मिल रहा है। भाजपाई उल्टा लिखने से पहले थोड़ा सोचने लगे हैं दोस्तों, लेकिन अगर कुछ और कार्रवाई हो जाएगी तब जाकर होश ठिकाने आएगा कि उल्टा बयान नहीं देना है। यानी पहले गाली गलौज भी लिख दिया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके इन लोगों को झटका जब कांग्रेस पार्टी ने देना शुरू किया है एफआईआर करवा के और पुलिसिया कार्रवाई करवा के, तो अब ये लाइन पे आने शुरू हुए हैं। साथ साथ दोस्तों असम में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गुवाहाटी में आकर इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी जी का स्वागत किया है, और असम के जितने भी विपक्षी सांसद हैं उन सब ने एक साथ कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। 9 तारीख को असम के सारे सांसद इंडिया गठबंधन के एकजुट होकर सुदर्शन रेड्डी को वोट डालेंगे दोस्तों। सुदर्शन रेड्डी से पूछा गया कि आप अपने जीत को लेकर क्या आश्वस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल 100% आश्वस्त हूं कि लोग मुझे वोट करेंगे, मैं संविधान की रक्षा की गारंटी देता हूं। यानी उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं तो लोगों से, सांसदों से ये बोल रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, ऐसा बीजेपी का उम्मीदवार तो बोल भी नहीं रहे। कुछ एक तरफा उनको लग रहा है कि उन्हें वोट मिल जाएगा, लेकिन इस बार सांसद जरूर अपने मन से वोट डालेंगे। साथ साथ दोस्तों मराठा आरक्षण को लेकर छगन भुजबल की भूमिका बड़ी हो सकती है दोस्तों। मराठा आरक्षण पर महायुति सरकार के अंदर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। राज्य के मंत्री और एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर शुक्रवार को निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आरक्षण कार्यकर्ता मनोज दरांगे के हैदराबाद गेजेटियर को लागू करने की मांग को स्वीकार करके भानुमति का पिटारा खोल दिया है, यानी माहौल को और ज्यादा खराब कर दिया है। अब ओबीसी समाज के लोग इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि आखिर बीजेपी की सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। इससे तो
ओबीसी समाज को मिलने वाले रिजर्वेशन के अंदर सेंधमारी होगी और इससे उनको दिक्कतें होंगी और कहीं ना कहीं दोस्तों एक पूरा समाज इससे लेकर और ज्यादा नाराजगी दिखा रहा है और छगन भुजबल उसी और संकेत दे रहे हैं, उन पर दबाव बन रहा होगा ओबीसी समाज का। वो बोल रहे होंगे कि आप मंत्री हैं तो कुछ बोलिए, तो धीरे धीरे करके ओबीसी समाज भी एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ सकता है। दोस्तों महाराष्ट्र में अभी स्थिति आरक्षण को लेकर एकदम स्पष्ट होती दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर जारी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के संघर्ष में जमकर मजे ले रहे हैं। दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी और उनके सहयोगियों पर निशाना साध दिया। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो अपने सहयोगियों के आवास पर प्रदर्शन करवा रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को विभाजनकारी सोच अब उनके गुट में भी दरार डाल चुकी है। उन्होंने बीजेपी पर सहयोगियों को इस्तेमाल करके बर्बाद करने का आरोप लगाया। यानी जिस तरीके से ओपी राजभर के घर के पास जाकर विरोध किया गया दोस्तों और जमकर बवाल काटा गया, उसके बाद अब ओपी राजभर पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया जा रहा है और यहां तक कि अल्टीमेटम दिया जा रहा है 5 दिनों का। उसी पर अखिलेश यादव ये सारा तंज कस रहे थे। दोस्तों अखिलेश यादव को पता है कि कैसे भाजपाइयों को निशाने पर लेना है दोस्तों, और इसके कारण बीजेपी के लोग भड़क रहे हैं कि कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आपस में लड़ाई करवा रहे हैं, हमें आपस में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव को पता है कि उनके बयान का क्या असर होगा और वो एकदम नाप तोल कर बयान देते हैं दोस्तों, और यही बीजेपी वालों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो फंस जाते हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे दोस्तों। भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।